वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों को लाइव शो में शामिल करते हैं। इस वक्त अगर आप हमें यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो मैं भी आपके साथ यूट्यूब पर जुड़ी हुई हूं। अपने सवाल झटपट कमेंट बॉक्स में डालिए और आपके सवालों को हम लाइव शो में भी शामिल करेंगे। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवाल। लेकिन आज के हमारे मेहमान जो आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, बजट के लिए बस एक ही दिन बचा है और ऐसे में दर्शकों के सवाल भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाजार की उतार चढ़ाव जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं नंदराम साहब अपने सवाल को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। मैडम, मेरा म्यूचुअल फंड में निवेश चल रहा है लगभग 3 साल से जी। और उसमें 2 लाख की मतलब प्रॉपर्टी अभी जैसे बैलेंस में है मेरे। तो हाँ मेरा हाँ, ये था कि 8-10 साल में मतलब मेरे को 50 लाख के समथिंग प्रॉफिट करना है, मतलब पूरा। ठीक है। क्वांट का तो स्मॉल इसके कैप लिए है, एसबीआई का स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी, एसबीआई कॉन्ट्रा, एबीएसएल मॉडरेट डेट, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये हैं आपके हाँ फंड्स। हाँ, बिल्कुल मैडम, यही है। 50 लाख रुपए तो 12 साल के बाद आपको किसी खास मकसद के लिए चाहिए? हाँ मैडम, वो क्या बच्चों की शादी करना और फंड जमाना है मेरे को, मतलब शादी, बच्चों के शादी और पर्याप्त पढ़ाई के होगी लिए इतनी करेंगे। राशि? इतनी राशि हाँ पर्याप्त होगी? हाँ, इतनी पर्याप्त है मैडम। ठीक है, चलिए। ऑल राइट, पंकज जी, विश्वजीत जी, आप दोनों में से किसके पास है ये सवाल? दरअसल मेरे पास वो लिस्ट अभी दिखाई नहीं दे रही है मुझे। कविता जी, मेरे पास है सवाल। जी विश्वजीत जी, बताइए। जी, तो कविता जी, नंदराम जी का जो लक्ष्य है वो 50 लाख का है और ये हम्म 10 वर्ष में 50 लाख जब बनाना चाहते हैं, तो हम्म 12% का अगर हम सीएजीआर लेते हैं और इनके पास 2 लाख की रकम ऑलरेडी है, क्योंकि ये पहले से ओके। निवेश कर रहे हैं, तो करीब-करीब हम्म 14,500 की एसआईपी इनको करनी होगी और ये काफ़ी हद तक कर भी रहे हैं 13,000 रुपए की, तो 1,500-2,000 रुपए इनको अपनी एसआईपी और इंक्रीज़ करनी होगी। और अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखते हैं, तो काफ़ी अच्छे फंड्स ले रखे हैं, लेकिन इसमें थोड़े सुझाव हैं। एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, ये दोनों ही फंड करीब-करीब एक ही तरीके से काम करते हैं। वे ऐसे स्टॉक्स में जो निवेश करते हैं जो थोड़े अंडर वैल्यूड हैं और आगे चल के उनमें बढ़ने की संभावना होती है। तो मेरे हिसाब से ये ओवरलैप हो रहा है, तो ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से स्विच कर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में जा सकते हैं, तो इनका पोर्टफोलियो थोड़ा और डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा। इसके अलावा इन लोग के पास नंदराम जी के पास पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड है, तो ये काफ़ी समय से नंदराम जी परफ़ॉर्म भी नहीं कर रहा है, तो आप इसको भी स्विच करके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे और लंबे समय में अच्छा कॉर्पस भी जनरेट होगा। और थोड़ा-सा नंदराम जी, आपके पोर्टफोलियो में एक फंड है जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ मॉडरेट फंड ऑफ फंड। तो मैं थोड़ा-सा समझ नहीं पाया कि आपने ये डेट फंड क्यों लिया हुआ है? आपके पास एक लंबी अवधि है अभी, तो आप प्योर इक्विटी में रखें, जो कि आपका गोल भी 50 लाख का है। तो इसकी जगह आप आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, जो कि एक लार्ज कैप फंड है, सेम ही फंड हाउस में से है, तो इसमें भी आप स्विच कर लें लार्ज कैप फंड में, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी हद तक है आपके पोर्टफोलियो में, तो मैंने जो सुझाव दिया है उसमें ये 2-3 सुझाव आप कर लें, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड, ये तीनों फंड आप इसमें स्विच कर लें, तो आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, अक्रॉस एएमसी भी हो जाएगा और ज्योग्राफी भी हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप अपना लक्ष्य आराम से अचीव भी कर पाएँगे नंदराम जी। तो ये थोड़े-थोड़े सुझाव हैं और जो बाकी आपने एडिशनल एसआईपी करनी है, वो भी इन्हीं 3 फंड्स में आप बढ़ा सकते हैं, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा। ऑल राइट, नंदराम जी, आपको समझ में आ गई आपको क्या सलाह दी जा रही है? कुछ बदलाव हैं अहम जो बताए गए हैं जिन पर आपको फॉलो करना है। एसबीआई ठीक कॉन्ट्रा, है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एबीएसएल मॉडरेट डेट फंड से आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी में निवेश करने को लेकर आपको सलाह जो है वो दी जा रही है। एसआईपी को हो सके जब भी मुमकिन हो बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। यूट्यूब के हमारे ठीक। दर्शक हैं जिनका मैं सवाल लेना चाहती हूँ, संकेत गौर साहब का। और पंकज जी, ये सवाल आपके लिए होगा। और इन्होंने सुंदरम सर्विसेज फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में डाला हुआ है। कुल मिला के 6,000 रुपये की पंकज जी अपने लिए एसआईपी कर रहे हैं
15 साल में इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए। अब फ़ोन लाइन पे तो है नहीं मेरे साथ, क्योंकि मैं पूछ रही थी कि इन्होंने अगर सेक्टर फंड में भी चुनाव किया तो सर्विसेज जैसा फंड क्यों अपने पोर्टफोलियो में डाला है। हालांकि बात निकली है इस तरह के फंड की, तो इस स्पेसिफिक फंड की परफॉर्मेंस के बारे में हमको कुछ बताइए। सेक्टर स्पेसिफिक फोकस है फंड है ये, और ऐसे में काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड उनका जो एक्सपोजर होता है वो भी होता है, तो आपका जोखिम भी कितना बढ़ जाता है। कुछ फंड के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में और पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में बताइए। बिल्कुल। देखिए कविता जी, कोई भी थीमेटिक फंड हो, चाहे वो सर्विसेज फंड है या फिर कोई दूसरी थीम हो, तो उसमें उस थीम से जुड़े हुए जो सेक्टर्स होते हैं, वही इंक्लूड किए जाते हैं। यदि मैं बात करूँ सुंदरम सर्विसेज फंड की, तो इसका पोर्टफोलियो तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं, वो 50 के आसपास हैं, लेकिन सेक्टर्स कम हैं। इसमें सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इस तरह के सेक्टर्स इस थीम में आते हैं और वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो होता ये है कि यदि हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखी जाए, तो वो भी ठीक है। देखिए इस टाइम पर 35% के यदि रिटर्न हो किसी स्कीम का, तो वो कई बार आप कंपेयर करेंगे तो हो सकता है स्मॉल कैप ज़्यादा दिया हो, लेकिन यदि किसी स्कीम ने 25%, 30% रिटर्न दिया हो, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन बात ये है कि जब बात करते हैं आप 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, तो ऐसे में ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सेक्टर या कोई भी थीम हमेशा एक जैसा परफ़ॉर्म नहीं कर सकती। तो इसके लिए ठीक है, सर्विस सेक्टर के फंड में आपने इन्वेस्ट किया, लास्ट 1 ईयर की परफ़ॉर्मेंस अच्छी है, आपने कब इन्वेस्टमेंट किया था आपको देखना होगा। लेकिन क्योंकि आप बात कर रहे हो 15 साल की, तो ऐसे में थीमेटिक फंड के बजाय यदि आप डाइवर्सिफाइड फंड में रहेंगे, तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स के पास ज़्यादा लिबर्टी है कि उन्हें कौन से सेक्टर में एलोकेशन कम करना है, ज़्यादा करना है, इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको कि मैन्युफैक्चरिंग थीम या आईटी सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर, हो सकता है आने वाले समय में 1 साल आप देखेंगे कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बात करें 15-20 साल की, तो आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तब डाइवर्सिफाइड फंड्स आपके लिए बेहतर हैं। और इसीलिए मैं इन्हें सलाह दूँगा संकेत को कि आप सर्विसेज़ फंड जो है आपके पास, इससे निकल कर आप यदि सुंदरम में ही रहना है, तो सुंदरम का दूसरा फंड जैसे कि सुंदरम मिड कैप फंड है, आपके पोर्टफोलियो में वैसे भी मिड कैप नहीं है, उसमें आप स्विच कर लें, तो लंबे समय के लिए अच्छा रहेगा। आपके पास ऑलरेडी ₹10 कोई स्मॉल कैप है, आपके पास में एसबीआई फोकस इक्विटी है, जिसका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में अधिक है, लेकिन मिड कैप मिसिंग है, तो मिड कैप के लिए आप सुंदरम मिड कैप फंड को चुन लीजिए, ये अच्छा रहेगा। तो कविता जी, ये तो बात थी, खैर आपने पूछा कि एक थीमेटिक फंड में या सेक्टर फंड में क्यों लंबे समय के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। जिस वक़्त पर वो सेक्टर अच्छा कर रहा हो, तब आप थोड़ा एक्सपोज़र ले सकते हैं, यदि आपको जानकारी हो कि कब एंटर करना है, कब एग्ज़िट करना है। दूसरी बात ये है कि जो टारगेट है 1 करोड़ का, यदि आप ₹6000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो 15 साल में 12% के सीएजीआर पर करीब 29 लाख बन पाएँगे। यदि टारगेट है 1 करोड़ का, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डबल करना पड़ेगा इसी वक़्त पर, और साथ ही 10% से आप स्टेप अप करेंगे हर साल, तब आप 1 करोड़ जुटा पाएँगे 15 साल में। और अदरवाइज़ आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, उसे और भी बढ़ाना होगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। तो ये सलाह संकेत के लिए। झटपट सुशांत का भी सवाल हम ले लेते हैं, ये भी यूट्यूब के ही दर्शक का है, सुशांत मौर्य। और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, विश्वजीत जी, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में उन्होंने शायद 2 बार निवेश किया हुआ है, और निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है, और मोतीलाल स्मॉल कैप फंड भी है इनके पास। इनको 10 साल में 50 लाख रुपए जुटाने हैं, और फिलहाल जो एसआईपी चल रही है वो लगभग 10,000 रुपए हर महीना है, जिन्होंने हमें डिटेल्स दी हैं। फोन लाइन पर नहीं है, ये भी हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं। विश्वजीत जी। जी, ये इन्होंने एक लक्ष्य भी रखा हुआ है 50 लाख का, ये भी 10 साल में 50 लाख अचीव करना चाहते हैं और 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर हम 12% का सीएजीआर भी लेके चलते हैं, तो इससे केवल 23 लाख रुपए बनते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको करीब-करीब 12,000 की एसआईपी और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी अपने लक्ष्य के करीब पहुँचने के लिए। जहाँ तक इनका पोर्टफोलियो का सवाल है, इन्होंने एक बैलेंस एडवांटेज फंड ले रखा है, जो थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव है, डेट और इक्विटी का मिश्रण होता है बैलेंस एडवांटेज फंड। हालाँकि लेस रिस्की है, बट क्योंकि इनका लक्ष्य थोड़ा-सा एग्रेसिव है, तो मैं इनको सुझाव दूँगा कि ये एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच हो जाए, बैलेंस एडवांटेज फंड से छोड़कर, और सेम एचडीएफसी फैमिली में ही ये निवेश करेंगे।
इसके अलावा फर्दर डाइवर्सिफाई करने के लिए ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी ले सकते हैं और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फोकस्ड इक्विटी फंड भी ले सकते हैं। तो ये 5-6 फंड मिलाकर अगर ये बढ़ाएंगे अपनी एसआईपी इन्हीं फंड्स में, तो ये अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएंगे और इनका पोर्टफोलियो भी काफी हद तक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। तो यही सलाह है कविता जी इनको कि थोड़ी सी एसआईपी इंक्रीज करें करीब 12,000 की, और ये 2-3 फंड्स का जो सुझाव दिया है उसमें निवेश करें, बैलेंस एडवांटेज फंड से निकलकर एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में। ऑलराइट, चलिए तो सुशांत के लिए ये सलाह। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले मेरे एक यूट्यूब के दर्शक हैं जो इस वक्त अभी लाइव भी देख रहे हैं, मोहित यादव। पंकज जी, आपसे पूछती हूँ इनका सवाल। ये कह रहे हैं कि इनके पोर्टफोलियो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई मिड कैप है और एक्सिस का स्मॉल कैप है। 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं तीनों ही फंड्स में। 25 साल का नज़रिया है। 10% स्टेप अप भी करना चाहते हैं। 10 करोड़ रुपए इनको इकट्ठा करने हैं, रिटायरमेंट का लक्ष्य है। फंड्स में बदलाव करने की ज़रूरत है या इनमें बने रहें? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। बिल्कुल जरूरत नहीं है, तीनों ही स्कीम अच्छी हैं और एलोकेशन भी बेहतरीन है, क्योंकि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसका एलोकेशन मेजरली लार्ज कैप में है। उससे आपकी लार्ज कैप की जो जरूरत है वो पूरी हो गई और साथ में उसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। और मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी इनके पास है, तो मेरे हिसाब से तीनों फंड अच्छे हैं। यदि आपका एलोकेशन जो है वो इक्वल है तीनों में, तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल बने रहिए। चलिए तो मोहित यादव, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। इस बीच मैं रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम सवालों के जवाब दे रहे हैं दर्शकों के। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा। यूट्यूब पर भी लाइव है इस वक्त, वहाँ से भी आपके सवाल हम ले रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव हैं। अपने सवाल झटपट भेजते रहिए ताकि हम करा सकें आपको आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, जहां पर हमारे दर्शक लाइव ऑनलाइन पर भी जुड़ रहे हैं और लाइव यूट्यूब पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। बढ़ती हूं आगे, जितेंद्र का सवाल मैं लूंगी जो कि विश्वजीत जी से अपना सवाल पूछना चाहेंगे। नमस्कार शर्मा साहब, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप और कोटक मल्टी कैप आपके पास है पोर्टफोलियो में। निपॉन इंडिया ग्रोथ, निपॉन का स्मॉल कैप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप और एचडीएफसी का ही स्मॉल कैप है पोर्टफोलियो में, राइट? शर्मा जी। मैम, यस मैम, यही सारे ऐप हैं मैम। परफेक्ट, ओके। 10% आप स्टेप अप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। 3 महीने से आप एसआईपी कर रहे हैं केवल? हाँ मैम, अब मैं आपका शो देखा था तो उसके बाद ही चालू किया मैम। चलिए, अच्छा लगा ये जानकर। आप ने अपनी शुरुआत की अपने इन्वेस्टमेंट की और सलाह भी कि आपने शो देखकर ही ली है फंड्स के नामों पर? हाँ मैम, अब आपका शो देखता हूँ रेगुलर, तो वहाँ से ही मेरे को फंडों के नाम पता चला मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा किया आपने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को जो हम फंड्स रेकमेंड करते हैं ना, वो उनकी जोखिम की जो क्षमता होती है और उनकी सहूलियत के हिसाब से हम रेकमेंड करते हैं। बहरहाल अच्छा है आप शो देखते हैं, आपने फंड्स का चुनाव कर लिया, अपने लिए पोर्टफोलियो तो स्थापित कर दिया है। बदलाव क्या आपको अब करने चाहिए बताते हैं। अच्छा, 20 साल तक तो निवेश करना चाहते हैं, लेकिन कोई आंकड़ा जो इकट्ठा करना हो, कोई राशि, कुछ रकम 20 साल में? जी मैम, मेरी और मैम मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। एनपीएस में भी मतलब 3 महीने से मेरी जॉब लगी है मैम, तो एनपीएस में भी मेरा कटेगा मैम। और मैं पीपीएफ में भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो करीब 25-30 साल का मेरा नजरिया है मैम। अच्छा, आपकी अभी जॉब लगी है? यस मैम, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अरे 3 महीने। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना यानी आपकी? इसके पहले तो आपने कहीं इक्विटी में डाले नहीं है, पैसे कहीं डाले नहीं आपने, शेयर बाजार में भी नहीं डाला, किसी में नहीं डाला, पहला ही कदम है। चलिए, यस मैम, धन्यवाद धन्यवाद, आपने हम पर भरोसा जताया और अपना सवाल हमें दिया है। पंकज जी, तो अब कुल मिला के इन्होंने सीख तो हमारे शो से ली है। विश्वजीत जी, माफ कीजिएगा, आपके पास है ये सवाल। तो सीख तो इन्होंने हमारे शो से ली है। अब हालांकि इन्होंने जो भी फंड्स रेकमेंड किए होंगे दूसरे दर्शक को, वो सही समझकर अपने पोर्टफोलियो में डाल लिए हैं। एक तो वो बताइए कि क्या बदलाव है, और दूसरा एक और अहम चीज़
अभी अभी इनकी नौकरी लगी है और इन्होंने एनपीएस जीपीएफ की तमाम डिटेल्स तो दे दी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उम्दा बात यह है कि जैसे ही नौकरी लगी इन्होंने पहला काम किया कि इन्होंने इक्विटी बाज़ार में पैसे लगाए, और वो भी क्योंकि शायद जानकारी नहीं है इक्विटी बाज़ार की, तो डायरेक्ट शेयर्स नहीं लिए हैं, म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाया है। ये मेरे ख्याल से वो हर एक शख्स को करना चाहिए जिसको शेयर बाज़ार की समझ ना हो या जो शेयर बाज़ार से डरता हो। म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तो जोखिम कैसे कम हो जाता है? विश्वजीत जी, पहले ये बताइए। जी, बिल्कुल कविता जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास 4 घंटे हैं रोज़ टीवी चैनल्स को देखने के लिए और आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझते हैं, तभी आप स्टॉक ब्रोकिंग करें, नहीं तो अदरवाइज़ म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है। एक म्यूचुअल फंड करीब-करीब 30 या 40 स्टॉक्स में निवेश करता है। तो अगर कुछ स्टॉक्स नहीं भी परफ़ॉर्म करें, तो बाकी स्टॉक्स उसका रिस्क थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है पोर्टफोलियो में, और आप 4-5 म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनीज़ आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आ जाती हैं, तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। बजाय इसके कि आप ऐसे स्टॉक में निवेश करते हैं जहां आपको शायद समझ भी ना होती, और मार्केट के उतार-चढ़ाव में आपका पोर्टफोलियो डूब जाता और आप छोड़ के चले जाते स्टॉक मार्केट। तो इसलिए म्यूचुअल फंड पहला कदम बहुत अच्छा है। आपका कोर पोर्टफोलियो जो है वो म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। उसमें भी आप डाइवर्सिफाई करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो विभिन्न तरीके की कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में आ जाती हैं। रिस्क बहुत कम हो जाता है कंपैरिजन टू स्टॉक मार्केट। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम उठाया है जितेंद्र जी ने। जितेंद्र जी, जो आपने फंड्स भी चुनाव करे हैं और आपने सीखा भी है इसी चैनल से, तो काफ़ी अच्छे फंड्स आपने चुने हुए, काफ़ी पॉपुलर फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं। मैं देख रहा हूँ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और ये तमाम लार्ज एंड मिड कैप फंड, आपने अलग-अलग कैटेगरीज़ के फंड भी ले रखे हैं। बट मेरी एक सलाह रहेगी कि कभी भी आप जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो सारे फंड्स एक ही एएमसी के ना लें, करीब उसको भी डाइवर्सिफाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20% का पोर्टफोलियो आपका एक एएमसी में होना चाहिए। अदरवाइज़ आप दूसरी एएमसी में भी बहुत सारे फंड्स होते हैं, जो अच्छे परफ़ॉर्म करते हैं, वहाँ आप से ले सकते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में 3 एचडीएफसी के फंड्स हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूँगा कि तीनों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं। एचडीएफसी एएमसी अपने आप में बहुत कमाल की एएमसी है, बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है एज़ अ फंड हाउस। लेकिन फिर भी डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड से निकलकर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में चले जाएं, क्योंकि एक लार्ज कैप फंड की आवश्यकता भी आपके पोर्टफोलियो में है। इसके अलावा आपने जो इंक्रीज करना है, जो एसआईपी इंक्रीज करनी है, वो आप एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में फंड में निवेश कर सकते हैं, उसमें बढ़ा सकते हैं, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में भी अपनी एसआईपी इंक्रीज कर सकते हैं। जो लक्ष्य आपने रखा है जितेंद्र जी, जितना साल का आपने रखा है, मैंने 20 साल का कैलकुलेट किया, तो करीब-करीब अगर हम यही एसआईपी कंटिन्यू करें, तो आपका 1 करोड़ 9 लाख रुपए बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ऐसा बोला है कि आप 10% हर साल आप बढ़ाएँगे भी स्टेप अप अप्रोच। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है, आप बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना रहे हैं। थोड़ा-सा छोटे-मोटे ये चेंजेस करें, एनपीएस और पीपीएफ में भी बने रहें, वो डेट साइड देखेगा, सेफ्टी देगा आपके पोर्टफोलियो को, इक्विटी से आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी और एक अच्छा कॉर्पस जनरेट करने में आपको मदद मिलेगी। तो जो भी आपने गोल्स रखे हैं, वो आप आराम से अचीव भी कर पाएँगे, क्योंकि आप हर महीने, हर साल अपनी एसआईपी इंक्रीज़ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, बस ये थोड़े से जो चेंजेस हैं, इसको ज़रूर करिए। बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आई हो और जो बदलाव बताए गए हैं उन पर आप अमल करें। विश्वजीत जी, झटपट हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब पर जो लाइव देख रहे हैं, ओमकार, उनका मैं सवाल लेना चाहती हूँ। इन्हें म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है, मिनिमम 18% से ज़्यादा इंटरेस्ट की कमाई हो, लेकिन देखिए, म्यूचुअल फंड्स में गारंटी करना है रिटर्न्स, ये तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मार्केट में उतार-चढ़ाव रहते हैं। अगर आप लंबी अच्छी रिटर्न्स लेना चाहते हैं, तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप जितना लंबे समय देंगे निवेश को, क्योंकि टाइमिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना टाइम आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो जितना लंबे समय देंगे, तो चांसेस है कि जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी आएगी। इंडिया ग्रोथ स्टोरी चल रही है, लेकिन ये कहना कि 18% से ज़्यादा ही आएगा और गारंटी आएगा, वो थोड़ा-सा मुश्किल होगा। आप 12% का कंज़र्वेटिव रिटर्न लेके चलें, ज़्यादा आएगा तो आपको खुशी मिलेगी, पर अगर आप 4-5 साल निवेश रहेंगे, तो उम्मीद है कि 12% आप आराम से अचीव कर पाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले यूट्यूब के हमारी दर्शक हैं संगीता। पंकज जी, आपके पास होगा ये सवाल, इनका मैं लेती हूँ। और ये कह रही हैं कि इनके पास 6 फंड्स हैं, एक फ्लेक्सी कैप, 2 फ्लेक्सी कैप है, एक ब्लू चिप है, लार्ज एंड मिड कैप है और एक स्मॉल कैप है, और 20 साल तक ये भी एसआईपी करना चाहती हैं। 10,000 रुपये की एसआईपी कर रही हैं फिलहाल 6 फंड्स में।
बिल्कुल। देखिए, संगीता जी के पास में 2 फ्लेक्सी कैप फंड हैं, हालाँकि उनके पास मिड कैप भी है और स्मॉल कैप भी है। देखिए, मेरी राय ये है कि फंड की परफॉर्मेंस को देखते हुए भी एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है, उसे स्विच कर लेंगे एक्सिस मल्टी कैप फंड में। तो एक तो फंड की परफॉर्मेंस एक वजह है, दूसरी बात एसेट एलोकेशन के डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी बेहतर रहेगा। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड से स्विच करना है एक्सिस मल्टी कैप फंड में। और साथ ही बात और बता दूँ कि इन्वेस्ट कर रही हैं अभी इस वक्त पर इतने अमाउंट से 12% का सीएजीआर अगर हम मानकर चले तो करीब 92 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 20 साल में। तो क्योंकि लंबी वक्त की बात हो रही है, पैसे की वैल्यू कम होती रहती है, एक सलाह इनके लिए भी मेरी ये है कि 10% से कम स्टेप अप कर ले। और यदि आप 10% से स्टेप अप करती हैं तो इसी वक्त में 20 साल में आपके पास 92 लाख की बजाय करीब 1 करोड़ 86 लाख इकट्ठा हो सकते हैं। तो एक फंड के बदलाव की मैंने सलाह दी है और साथ ही स्टेप अप करने की राय मैं ज़रूर यहाँ पर इनको देना चाहूँगा। चलिए झटपट एक आखिरी सवाल लेते हैं विश्वजीत जी संदीप का। और मोतीलाल ओसवाल आर्जन मिड कैप, एक्सिस मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। 40 लाख चाहिए इनको 8 साल में। फिलहाल 14,000 रुपए की हर महीना की एसआईपी है। और ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से देखें तो मिड कैप में बहुत ज़्यादा इनका एक्सपोजर है, बहुत हैवी है ये मिड कैप्स में। जी, बिल्कुल कविता जी, मिड कैप तो इनके सारे फंड्स में इनके एक मिड कैप का एक्सपोज़र ज़रूर है। मिड कैप से बहुत प्यार है और काफ़ी अच्छी रिटर्न्स भी इनको मिली होगी, तो इस वज़ह से ये मोह थोड़ा छूटना मुश्किल है। बट मेरा यही एडवाइस रहेगी संदीप जी कि आने वाले समय में मार्केट थोड़ी वोलेटाइल रह सकती है, तो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। रिटर्न्स को चेज़ ना करते हुए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको थोड़ा सेफ्टी भी देगा और रिस्क भी आपका थोड़ा कम करेगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपने जो एक्सिस मिड कैप है, इससे स्विच करके आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में चले जाएँ, तो आपको अक्रॉस मार्केट कैप का डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो कि बहुत अच्छा फंड है, बट इतने सारे मिड कैप हैं, तो हमें थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। इसकी जगह आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड लें और आपको थोड़ा-सा एसआईपी भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आप करीब-करीब 14,000 की एसआईपी कर रहे हैं, जो लक्ष्य आपने रखा है, उसके लिए कम से कम 11,000 की एसआईपी आपको और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। और वो जो एडिशनल एसआईपीज़ है, उसको भी आप डिफरेंट कैटेगरीज़ में निवेश कर सकते हैं। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे करके अगर आप ये चारों पाँचों फंड्स में थोड़ा चेंज करेंगे और ऐड करेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड बन जाएगा। रिस्क भी कम हो जाएगा, लेकिन रिटर्न्स आने के पोटेंशियल भी उतना ही रहेगा। तो आप निश्चिंत होके मिड कैप से निकलकर इन्हीं सभी फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मेरा आज का जो समय है शो पर ख़त्म हो चुका है। पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया उनके पोर्टफोलियो को लेकर। और जाते जाते आप दर्शकों को बता दें कि आपके सवाल आप लगातार हम तक पहुंचाते रहें। व्हाट्सएप कर सकते हैं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हमें लाइव देख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर हम लाइव जुड़ते हैं आपके साथ, वहाँ भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग, भले ही म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, टैक्स हो, लोन या आपका क्रेडिट स्कोर हो, सिबिल स्कोर हो, अगर इसको लेकर भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम लाइव आप हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आपके सवालों के जवाब देंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।